नमस्कार। मैं श्रीमती कविता राय, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय महापुरा, जयपुर में विज्ञान की प्राध्यापक। आइए आज हम कक्षा 11 के सामान्य विज्ञान के पाठ कोशिका विभाजन के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। हम इससे पहले समसूत्री विभाजन पढ़ चुके हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जो लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक कोशिकाएं पैदा होती हैं और इन युग्मकों के संयोजन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है और केंद्रक पुनः द्विगुणित हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग है अर्धसूत्री विभाजन 1, जिसे कि हम न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन 2, जो कि समसूत्री विभाजन की तरह ही होता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो है उसको पुनः अलग अलग प्रावस्थाओं में बांटा जा सकता है। प्रोफेज प्रावस्था जो है वो सबसे बड़ी होती है, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 क्योंकि एक बहुत लंबी प्रावस्था है, अतः इसे छोटी छोटी उप प्रावस्थाओं में बांटा गया है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, यह है प्रोफेज 1। उसके बाद आता है मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। ये है हमारा अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। अब आते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय पे। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय को ही 4 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय है, इसलिए हर नाम के आगे हम द्वितीय लगा देंगे। प्रोफेज द्वितीय, मेटाफेज द्वितीय, एनाफेज द्वितीय और टीलोफेज द्वितीय। ये सारी प्रावस्थाएं मिल करके हमारा अर्धसूत्री विभाजन बनता है। आइए अब हम अर्धसूत्री विभाजन की जो सबसे पहली अवस्था है, जिसे कि हम प्रोफेज 1 कहते हैं, उस पर आते हैं। प्रोफेज 1 प्रथम लंबी और जटिल प्रक्रिया है। क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, इसलिए इसको पुनः, जैसा कि मैंने पहले कहा, अलग अलग प्रावस्थाओं में बांटा गया है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेप्टोटीन। लेप्टोटीन ये प्रोफेज प्रथम की पहली अवस्था है। इस अवस्था के अंदर हम पहले चित्र देख लेते हैं। ये है लेप्टोटीन का चित्र। लेप्टोटीन जो अवस्था है, ये प्रोफेज की पहली अवस्था है। इस अवस्था में केंद्रक आवरण पाया जाता है। ये आप देख रहे हैं केंद्रक आवरण। इसके अंदर केंद्रक आवरण जो है वो पाया जाता है। इस अवस्था में गुणसूत्र पतले, लंबे और अकुंडलित होने के कारण धागे के समान प्रतीत होते हैं। ये देखिए आप, गुणसूत्र जो है वो लंबे लंबे धागे के समान दिखाई दे रहे हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र मनकेदार प्रतीत होते हैं। ये हो गई हमारी लेप्टोटीन अवस्था। लेप्टोटीन अवस्था के बाद में जो हम अगली प्रावस्था पर आते हैं वो है हमारी जाइगोटीन प्रावस्था। इस अवस्था में गुणसूत्र सिकुड़ना प्रारंभ कर देते हैं। समजात गुणसूत्र युग्म बनाते हैं। इस युग्मन की प्रक्रिया को सिनैप्सिस कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि दो गुणसूत्र एक साथ आ रहे हैं। ये जो गुणसूत्र हैं ये समजात गुणसूत्र हैं। तो समजात गुणसूत्र जो है वो आपस में एक दूसरे के पास आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम सिनैप्सिस कहते हैं। समजात गुणसूत्र की युग्मकों को बाइवेलेंट कहा जाता है। बाई यानी 2, इसलिए क्योंकि इस युग्म के अंदर 2 गुणसूत्र साथ साथ हैं, इसलिए इसको हम बाइवेलेंट कहते हैं। जाइगोटीन प्रावस्था के बाद में जो अगली प्रावस्था है, उस प्रावस्था को हम बोलते हैं पैकेटीन प्रावस्था। प्रत्येक गुणसूत्र में एक अनुदैर्ध्य विभाजन होता है और 2 क्रोमेटिड बन जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि हर गुणसूत्र के अंदर आपको 2 क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं। इस गुणसूत्र में भी 2 क्रोमेटिड हैं और इस गुणसूत्र के अंदर भी 2 क्रोमेटिड हैं। इसलिए आप देखेंगे कि प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर 2 क्रोमेटिड दिखाई देते हैं। और जब ये गुणसूत्र जोड़े के अंदर हैं तो इस बाइवेलेंट के अंदर 4 क्रोमेटिड दिखाई देंगे, इसलिए इसे हम टेट्राड कहते हैं। देखें, 1, 2, 3 और 4 क्रोमेटिड क्योंकि एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम इसी को टेट्राड कहते हैं। तो एक युग्म गुणसूत्र में हमें 4 क्रोमेटिड या 4 टेट्राड दिखाई देते हैं। पैकेटीन अवस्था का सबसे प्रमुख लक्षण जो है वो क्रॉसिंग ओवर का प्रारंभ है। पैकेट काइज़्मा का बनना होता है। काइज़मेटा समजात गुणसूत्र का वह बिंदु है जहाँ से बाइवेलेंट जुड़ जाते हैं।
इन्हें क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय का स्थान भी कहा जाता है। जहाँ जहाँ भी क्रॉसिंग ओवर होती है उस क्रॉसिंग ओवर के स्थान को हम जीन विनिमय का स्थान मानते हैं। अब आते हैं हम अगली प्रावस्था जिसे कि हम डिप्लोटीन प्रावस्था कहते हैं। गुणसूत्रों में संघनन और कुंडलन की प्रक्रिया जारी रहती है। काइज़मेटा के स्थान को छोड़कर स्थिर स्थानों पर विकर्षण बढ़ता है। गुणसूत्रों के दो तंतुओं के रूप में देखे जा सकते हैं। इस अवस्था को हम डिप्लोटीन कहते हैं। ये आप देख रहे हैं इस जगह पे, ये स्थान जो है वो क्रॉसिंग ओवर का स्थान या जीन विनिमय का स्थान बन जाएगा। डिप्लोटीन प्रावस्था के बाद में जो अगली प्रावस्था है प्रोफेज प्रथम की, वो है डायकाइनेसिस। ये प्रोफेज प्रथम की आखिरी प्रावस्था है। डिप्लोटीन के अंत में डायकाइनेसिस के प्रारंभ में काइज़मेटा के संख्या टर्मिनलाइजेशन से घट जाती है। गुणसूत्र अधिक छोटे और मोटे दिखाई देते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियोलस जो केंद्रिक था वो डिप्लोटीन तक तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आके वो न्यूक्लियोलस जो है वो लुप्त हो जाता है और केंद्रक झिल्ली जो है ये भी विलुप्त होना प्रारंभ कर देती है। यहाँ हमारा डायकाइनेसिस यानी कि प्रोफेज प्रथम खत्म होता है। अब आते हैं हम अगली प्रावस्था पे जिसे कहते हैं मेटाफेज प्रथम। सारे बाइवेलेंट युग्मली स्वयं को मध्य पटलिका या मेटाफेज प्लेट पर व्यवस्थित कर लेते हैं। ये हम देख रहे हैं कि युग्म जो हमारे गुणसूत्र हैं वो इस मेटाफेज प्लेट पर आकर के स्थित हो गए हैं। गुणसूत्र के बाहु एक दूसरे के संपर्क में मध्य रेखा पर स्थित रहते हैं और दोनों सेंट्रोमियर एक दूसरे से दूर ध्रुवों की ओर रहते हैं। तर्कुतंतु ध्रुवों से निकलकर गुणसूत्र के सेंट्रोमियर पर जुड़ जाते हैं। ये आप देख लेंगे कि तर्कुतंतु जो है वो आकर के सेंट्रोमियर पर आकर जुड़ रहे हैं। तो इस अवस्था में तर्कुतंतु आकर गुणसूत्रों से जुड़ जाते हैं। अगली प्रावस्था है पश्चावस्था या एनाफेज प्रथम। पश्चावस्था जैसे कि हिंदी में हम पश्चावस्था और इंग्लिश में हम उसको एनाफेज कहते हैं। एनाफेज प्रथम में क्या होता है कि क्रोमोसोम ध्रुवों की ओर गति प्रारंभ कर देते हैं। ये देखें आप कि गुणसूत्र जो हैं उन्होंने अपने अपने ध्रुवों की तरफ गति को प्रारंभ कर दिया है। मेटाफेज पट्टिका पर उपस्थित बाइवेलेंट जिसके प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड होते हैं जो टेट्राड कहलाते थे, अब 2 क्रोमेटिड वाले गुणसूत्रों में बढ़ जाते हैं और डायड या द्विक कहलाते हैं। ध्रुवों पर अब अगुणित गुणसूत्रों के 2 समूह बन जाते हैं। हम देखेंगे अब जो गुणसूत्रों का समूह है वो कैसा है, अगुणित है। अब आते हैं चौथी प्रावस्था पे जिसे हम अंत्यावस्था या टीलोफेज प्रथम भी कहते हैं। गुणसूत्रों के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ये आप देखेंगे यहाँ पर केंद्रक झिल्ली का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। न्यूक्लियोलस की पुनः बनना चालू हो जाता है। तर्कुतंतु, ये आप देख रहे हैं, तर्कुतंतु धीरे 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 लुप्त होना चालू हो जाते हैं और अंत में 2 पुत्री केंद्रकों की उत्पत्ति हो जाती है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित अर्थात मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है। अगर मात्र कोशिका के अंदर 6 गुणसूत्र थे तो जो पुत्री कोशिकाएं हैं उन पुत्री कोशिकाओं के अंदर मात्र कोशिका से गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी, यानी कि 3 रह जाएगी। यहाँ हमारा टीलोफेज प्रथम जो है वो खत्म होता है। अब आते हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय पे। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय जो है वो एक सामान्य समसूत्री विभाजन की तरह ही होता है, इसलिए हम इसको भी समविभाजन कहते हैं। द्वितीय विभाजन जो है इसको वापस से 4 प्रावस्था में बांटा गया है, प्रोफेज द्वितीय, मेटाफेज द्वितीय, एनाफेज द्वितीय और टीलोफेज द्वितीय। आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोफेज द्वितीय को। प्रोफेज द्वितीय में क्रोमेटिड पूर्ण रूप से संकुचित हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस लुप्त होने लगता है, तर्कुतंतुओं का निर्माण प्रारंभ होता है और केंद्रिक झिल्ली लुप्त होना प्रारंभ हो जाती है। मेटाफेज द्वितीय अगुणित गुणसूत्र मध्य पटलिका जिसे कि हम मध्य रेखा भी कहते हैं उसमें आकर स्थित हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। सारे गुणसूत्र जो है वो मध्य पटलिका पर आके व्यवस्थित हो जाते हैं। सेंट्रोमियर जो है वो मध्य रेखा पर तथा गुणसूत्र के बाहु विपरीत ध्रुवों की ओर हो जाते हैं। एनाफेज द्वितीय, एनाफेज द्वितीय इस अवस्था में गुणसूत्र के क्रोमेटिड तथा सेंट्रोमियर पृथक होकर एक एक गुणसूत्र
बनाते हैं और ध्रुवों की ओर अपने अपने ध्रुवों की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। ये गति तंतुओं के कारण होती है। इस अवस्था के अंत तक गुणसूत्र के दो विपरीत समूह ध्रुवों पर पहुंच जाते, जैसे जैसे प्रावस्था खत्म होने लगती है ये जो है वो ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। अगली अवस्था है टीलोफेज द्वितीय अवस्था। ध्रुवों पर पहुंचने वाले गुणसूत्र में चारों ओर केंद्रीय आवरण बन जाते हैं। केंद्रिका का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है और प्रत्येक को केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी होती है। ये हम देखेंगे कि इस प्रकार से 4 पुत्री कोशिकाएं जो है वो बन गई हैं। केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो गया है। बीच के अंदर आप देखेंगे कि केंद्रिक जो है उसका निर्माण हो गया है और अंत में बनने वाली जो 4 कोशिकाएं हैं, जो पुत्री कोशिकाएं हैं, उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। अब हम आते हैं कि इस अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है। अर्धसूत्री विभाजन जो है वो लैंगिक जनन में युग्मकों के जुड़ने से युग्मनज का निर्माण होता है। अतः लैंगिक जनन के बाद में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रखने के लिए अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक है, अन्यथा हर अगली पीढ़ी में जनकों में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी होती चली जाएगी। जैसे मान लीजिए जनक के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 2 है, तो 2 में 2 जुड़े 4, अगली पीढ़ी में 4 में 4 जुड़ेंगे 16, फिर अगली पीढ़ी में 16 से 16 जुड़ेंगे तो 32। इस तरह से हर पीढ़ी के बाद में गुणसूत्रों की संख्या निरंतर दुगनी होती चली जाएगी। इसलिए गुणसूत्रों की संख्या को निश्चित बनाए रखने के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है, ताकि युग्मक निर्माण के समय गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाए और जब वापस से संयुग्मन हो तो गुणसूत्र वापस से मातृकोशिका के बराबर हो जाए। क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया, जो दूसरा इसका महत्व है वो है कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया के फलस्वरूप जीन विनिमय जो होता है, जीनों का आपस में विनिमय आदान प्रदान जो होता है, उससे एक नई संतति में नए गुणों का विकास होता है। और हम जानते हैं कि किसी भी जाति के विकास के लिए ये एक विकास का आधार होता है कि उसमें गुणसूत्रों की संख्या बनी रहे और नई गुणों का विकास होता रहे। यह है हमारे अर्धसूत्री विभाजन का महत्व।